Hello everyone, welcome to the Dhronas IAS. Today we are here to discuss another important topic of 2025. As you can see the picture behind me, showing the most tragic event of the year. We got these types of attacks and terrorism in return of various initiatives taken by us. So today our topic to be discussed is one of such initiatives, which is Indus Water Treaty. Okay. So, before going to the topic, we'll see the content of it. In today's class, we'll not discuss only about the suspension of Indus Water Treaty after the Pahalgam attack. Rather, we'll start from its history and then step by step we'll come to the end. Let's see what will be our content. Okay. First, फर्स्ट हम लोग ओरिजिन एंड द कोर्स ऑफ रिवर इंडस एंड उसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे पर ओनली दोज ट्रिब्यूटरीज which are related to this treaty, and then we'll discuss about the history of Indus Water Treaty. Then we'll discuss about its key features, its legal framework, its timeline, and the dams on the river Indus and its tributaries, then its suspension and implications of this suspension on Pakistan and implication of this suspension on India. तो चलो शुरू करते हैं. अच्छा, पहले हम लोग समझेंगे कि ये जो रिवर इंडस एंड इसके ट्रिब्यूटरीज है ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है एंड कौन से जगह से बहते हैं. तो रिवर इंडस ओरिजिनेट होता है बोकाचू ग्लेशियर से, जो कि कैलाश माउंटेन रेंज पर है नियर द मानसरोवर लेक, जो तिब्बत से ओरिजिनेट होकर आता है. तिब्बत में इसको शिंगी खाम्बाम कहा जाता है. फिर इसके बाद ये इंडिया में टेमचोक के थ्रू घुसते हैं एंड इंडिया में लद्दाख, गिलगिट एंड बाल्टिस्तान होकर ये चले जाते हैं पाकिस्तान. पाकिस्तान में फ्लो होने के बाद पाकिस्तान में ये फ्लो होते हैं. पाकिस्तान में इसके साथ बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज आके मिलते हैं एंड अरेबियन सी में ये गिर जाते हैं. अरेबियन सी में ये वाटर डिपॉजिट कर देते हैं. चलिए ये चीज को हम एक बार मैप से समझते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है रिवर इंडस. ओरिजिन हुआ है ये तिब्बत से ओरिजिनेट हुआ है, इंडिया में घुस गया है लद्दाख के डिमचौक के थ्रू, फिर लद्दाख, बाल्टिस्तान, गिलगिट होते हुए ये पहुंच जा रहा है पाकिस्तान. पाकिस्तान में इसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज इसके साथ आके मिलते हैं, पर ये सारे ट्रिब्यूटरीज हमें कोई जरूरत नहीं है. हम लोग सिर्फ ये जो 5 ट्रिब्यूटरीज इस साइड पे आप देख रहे हो इसके बारे में डिस्कस करेंगे. देन इसके बाद ये पूरे पाकिस्तान में बहुत बहने के बाद ये जाकर अरेबियन सी में अपना वाटर डिपॉजिट करते हैं. अब हम लोग देखेंगे कि इसके कौन से ट्रिब्यूटरीज है जो हमारे आज के क्लास के लिए जिसके बारे में जानना जरूरी है. तो यहाँ पर 5 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के बारे में हम पढ़ेंगे. झीलम, चेनाब, रवि, बियास एंड सतलुज. एक बार में इसका कोर्स समझ लेते हैं ये सारे रिवर का. तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर रिवर झीलम. रिवर झीलम यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं. ये है जम्मू कश्मीर के भेरीनाग. भेरीनाग से ओरिजिनेट होने के बाद ये पाकिस्तान में जाते हैं. पाकिस्तान में फ्लो होकर ये इंडस के साथ बाद में जाकर मिलते हैं. ओके, देन आते हैं रिवर चेनाब. रिवर चेनाब चंद्र एंड भागा दो छोटे छोटे स्ट्रीम एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं एंड बनाते हैं चेनाब रिवर, जो कि हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेट होते हैं. हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेट होने के बाद ये इंडिया में जम्मू कश्मीर से होते हुए फिर इसके बाद ये पाकिस्तान में जाते हैं एंड पहले जाके झीलम से मिलते हैं. उसके बाद रिवर बियास. रिवर बियास ओरिजिनेट होता है, ये भी हिमाचल प्रदेश के सामने से ही ओरिजिनेट होते हैं. हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होते हुए ये हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब में बहने के बाद पंजाब में हारी के नाम के एक जगह पर सतलुज के साथ मिल जाता है. इसके पहले रिवर रवि. रवि भी रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होते हैं एंड ओरिजिनेट होते हुए रिवर हिमाचल प्रदेश रवि हिमाचल प्रदेश पंजाब होते हुए ये पाकिस्तान में जाता है एंड पाकिस्तान में जाकर ये झीलम, चेनाब ये सारे रिवर्स के साथ मिल जाते हैं. आते हैं इनमें से सबसे बड़ा रिवर दैट इज रिवर सतलज, जो कि तिब्बत से ओरिजिनेट होते हैं. तिब्बत से ओरिजिनेट होने के बाद इंडिया में हिमाचल प्रदेश के शिपकिला पास के थ्रू घुसते हैं एंड उसके बाद हिमाचल प्रदेश को क्रॉस करके पंजाब में घुसते हैं. पंजाब के बाद ये बियास को साथ में लेकर चले जाते हैं पाकिस्तान
पाकिस्तान में ये बाकी सारे रिवर्स के जो कंबाइंड फ्लो है उसके साथ मिलकर बनाते हैं पंजनद एंड जाकर ये रिवर इंडस के साथ मिलेगा। अब ये जो जगह आप देख रहे हो रिवर इंडस के साथ जाकर बाकी सारे रिवर्स मिल रहे हैं, तो ये जो जगह है ये जगह का नाम है मिथानकोट। मिथानकोट के सामने ये सारे ट्रिब्यूटरीज जाके इंडस के साथ मिलते हैं। अच्छा, हम लोग पढ़ेंगे इंडस वाटर ट्रीटी के हिस्ट्री के बारे में। लुक, 1947 में जब पार्टीशन हुआ एंड रैटक्लिफ कमीशन बनाया गया, ये इंडिया पाकिस्तान के बीच बाउंड्री लाइन खींचने में। अब बाउंड्री लाइन तो खींचा गया इंडस रिवर बेसिन के ऊपर से, पर इसमें जो इंडस रिवर एंड बाकी सारे रिवर्स के जो वाटर रिसोर्स है इसका डिवीजन कैसे होगा उसके बारे में कोई भी प्रोविजन दिया हुआ नहीं था, और यही से शुरुआत हुआ कॉन्फ्लिक्ट का। देन के बाद देखा जाता है कि जब ये पार्टीशन होते हैं, पार्टीशन के बाद दो इंपॉर्टेंट डैम, एक का नाम है माधोपुर डैम जो कि है रिवर रवि के ऊपर, दूसरा है ये फिरोजपुर डैम जो कि है रिवर सतलज के ऊपर। ये दोनों डैम के ऊपर पाकिस्तान के इरिगेशन डिपेंडेड है एंड पाकिस्तान के इरिगेशन के ऊपर इसका एग्रीकल्चर डिपेंडेड है। अब ये दोनों डैम ही इंडिया के साइड में इंडिया के बाउंड्री के अंदर चला आया। अब प्रॉब्लम ये हुआ, अगर इंडिया ये डैम को बंद कर देगा या फिर रिवर्स को डाइवर्ट करा देगा अपने और पे, तो पाकिस्तान को प्रॉब्लम होगा अपने इरिगेशन को लेकर, अपने एग्रीकल्चर को लेकर। तो इस चीज को कुछ तरीके से सॉल्व करने की कोशिश किया गया एंड हुआ ये 1947 में एक एग्रीमेंट होता है पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच, जिस एग्रीमेंट को कहा जाता है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट से कहा जाता है कि आने वाले 3 महीने तक, दिसंबर में ये ट्रीटी साइन हुआ था, आने वाले 3 महीने मतलब मार्च तक इंडिया कोई भी रोक टोक नहीं लगाएंगे एंड वाटर फ्लो एज यूजुअल जैसे होता है वैसे ही होने देंगे। फिर 1948 के अप्रैल को ये ट्रीटी खत्म हो जाता है, मतलब ट्रीटी का जो टाइम स्पैन था वो खत्म हो जाता है। जैसे टाइम स्पैन खत्म हो जाते हैं वैसे ही 1948 में इंडिया क्या करते हैं, वाटर को विथहोल्ड कर लेते हैं एंड अब पाकिस्तान में शुरू हो जाता है प्रॉब्लम। उसके बाद 1948 के मई इस चीज को सॉल्व करने के लिए इंडिया एंड पाकिस्तान फिर से एक एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसका नाम है इंटर डोमिनियन एक्ट। इस डोमिनियन एक्ट के थ्रू ये कहा जाता है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान को इंडिया जो वाटर सप्लाई करेगा ये सारे रिवर से, इसके बदले में इंडिया को एनुअल पेमेंट देना पड़ेगा, मतलब पाकिस्तान एनुअल पेमेंट देगा इंडिया को, तो एनुअल पेमेंट के बदले पाकिस्तान को इंडिया वाटर सप्लाई करेंगे, ये कहा गया। और इसके बाद 1951 में यहाँ पर एक आदमी का अपीयरेंस होता है, डेविड लिलियंथल। ये कहते हैं कि पाकिस्तान एंड इंडिया ये दोनों को अपने बीच कुछ एग्रीमेंट ऐसे करना चाहिए ताकि ये रिवर्स के वाटर को लेकर जो डिस्प्यूट हो रहा है, जो प्रॉब्लम हो रहा है, वो सॉल्व हो सके। इसके बाद 1952 में उसके ही अकॉर्डिंग पाकिस्तान एंड इंडिया दोनों तरफ से इंजीनियर्स आते हैं, इस मैटर को देखते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन होते हैं। उसके साथ एक टीम आते हैं जो कि वर्ल्ड बैंक का टीम है, वो भी इस डिस्कशन में हिस्सा लेते हैं एंड 1952 में ये बड़ी डिस्कशन के बाद ये तय होता है ये दोनों ही देश को ये सारे जो वाटर है ये अपने अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम में लगाना होगा। तो उसके तहत 1954 में वर्ल्ड बैंक ये पूरे चीज को देखकर अपना रिपोर्ट सबमिट करते हैं, अपना रिकमेंडेशंस वगैरह सबमिट करते हैं एंड 1960 को फाइनली जाकर ये ट्रीटी साइन होता है। 1960 के 19 सितंबर पीएम जवाहरलाल नेहरू, इंडियन पीएम जवाहरलाल नेहरू एंड पाकिस्तानी प्रेसिडेंट मोहम्मद आयूब खान, ये दोनों ने ये ट्रीटी को साइन करते हैं। हम लोग देखेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी का फर्दर की फीचर्स क्या होने वाला है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, द ध्रुनास आपके लिए दिल्ली वाला यूपीएससी कोचिंग भाई शिलीगुड़ी और नॉर्थ बंगाल पे लेके आ रहे हैं, और इसके लिए अगर आप यूपीएससी के प्रिपरेशन लेना चाहते हो, कोचिंग के लिए इंटरेस्टेड हो, तो आप द ध्रुनास के साथ जुड़ सकते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के गाइडेंस मिल जाएंगे,
ऐसे राइटिंग गाइडेंस मिल जाएंगे, इंटरव्यू गाइडेंस, आंसर राइटिंग गाइडेंस मिल जाएंगे, और जो फैकल्टीज है वो सारे दिल्ली, कोलकाता, शिलीगुड़ी से एक्सपर्ट फैकल्टीज को लाया जाएगा जो आपके प्रिपरेशन में आपके हेल्प करेंगे। अगर ये सब कुछ आप पाना चाहते हो नॉर्थ बंगाल में बैठकर, तो आपको द ध्रुनास के साथ जुड़ना होगा, जिसके लिए यहाँ पर ये द ध्रुनास का नंबर एंड एड्रेस मेंशन किया गया है। आप यहाँ से आप फर्दर कोई भी आपका इंफॉर्मेशन हो तो वो ले सकते हो। तो चलिए हम लोग टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। ये ट्रीटी का की फीचर्स क्या है वो समझते हैं। ये ट्रीटी में मेन प्रॉब्लम हो रहा था 5 रिवर के वाटर को लेकर। कौन सा रिवर? इंडस, फिर झिलम, रवि, ब्यास एंड सतलज, ये 5 रिवर को लेकर इंडस, झिलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, तो टोटल ये 6 रिवर को लेकर प्रॉब्लम हो रहा था। इसमें क्या हुआ कि 2 ब्लॉक बनाए गए, कुछ वेस्टर्न रिवर्स एंड ईस्टर्न रिवर्स। वाटर शेयरिंग इस तरीके से हुआ कि ये जो 3 रिवर हैं, इंडस, चेनाब एंड झिलम, ये तीनों रिवर के जो अथॉरिटी है वो मिला पाकिस्तान को, वाटर शेयरिंग मिला पाकिस्तान को। एंड ईस्टर्न रिवर्स रवि, व्यास एंड सतलज, इन तीनों का वाटर शेयरिंग मिला इंडिया। और ऐसे करके इंडिया को ओवरऑल इंडस रिवर सिस्टम का सिर्फ 20% ही वाटर शेयरिंग मिला, और बाकी इंडस वाटर सिस्टम का जो 80% वाटर शेयरिंग होते हैं वो गया किसके पास? ये पाकिस्तान के पास गया। अब चले आते हैं हम लोग इसके फर्दर की फीचर्स के बारे में। तो देखो, वेस्टर्न रिवर में पाकिस्तान वेस्टर्न रिवर के पानी को यूटिलाइज करेंगे, बट प्रॉब्लम ये हुआ कि इंडिया में भी कुछ परमिशन दिया गया कि वो वेस्टर्न रिवर्स के जो वाटर है इसको यूज कर सकते हैं। तो क्या क्या परमिशन मिला, कौन से चीज पर ये वेस्टर्न रिवर के पानी यूज कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लिमिटेड इरिगेशन पर्पस के लिए यूज हो सकता है, नॉन कंजम्पटिव यूज कर सकते हैं, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हो गया, जो कंजम्पशन ना हो तो नॉन कंजम्पशन यूज कर सकते हैं, नॉन कंजम्पटिव यूज। इसके साथ स्टोरेज लेवल में कुछ परमिशन दिया गया, मतलब ये कहा गया कि ओवरऑल जितना वाटर है वेस्टर्न रिवर्स का, इसमें 3.75 मिलियन एकड़ फीट वाटर जो है ये इंडिया स्टोर करके रख सकते हैं। किस वजह से? कोई भी फ्लड के प्रिपरेशन हो या फिर कंजर्वेशन, इसके लिए स्टोर करके रख सकते हैं। इसके फर्दर की फीचर क्या क्या कहा गया? फर्स्ट ऑफ ऑल, इस ट्रीटी में बोला गया कि एक ऐसे बॉडी बनाए जाएंगे जो कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में काम में आएंगे, जो बॉडी का नाम होगा परमानेंट इंडस कमीशन। परमानेंट इंडस कमीशन सालाना एक बार मीट करेंगे, जिसमें पाकिस्तानी, इंडियन दोनों के एक्सपर्ट्स होंगे, एंड इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, डिस्प्यूट्स है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एंड डेटा को भी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे। उसके बाद फर्दर अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज हुआ तो इसके लिए एक 3 टायर लेवल का एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी रखा गया। तो देखते हैं ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म कैसे काम करते हैं। जो सबसे पहले परमानेंट इंडस कमीशन है, ये शुरू में सारे क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि सब कुछ यहीं पर सॉल्व हो जाए। अगर इस पे सॉल्व ना हो तो फिर फर्दर एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा, और वो न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट करेंगे कौन? वर्ल्ड बैंक अपॉइंट करेंगे। एंड देन लेवल 3 पे अगर फर्दर ये डिस्प्यूट ऐसा ही रहा, कुछ सॉल्व नहीं हुआ, फिर एक आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल अपॉइंट किया जाएगा, जिसको कहा जाएगा द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, और ये 3 लेवल के थ्रू कोई भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाएगा। अच्छा, इसके साथ और ये कहा गया कि ये दोनों ही देश अपने में एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? डेटा को एक्सचेंज करेंगे हर महीने। उसके साथ फ्यूचर में कोई भी डैम बनाया गया या फिर कोई भी फर्दर यूजेस के लिए ये वाटर को काम में लगाया जाएगा, तो वो डेटा भी आपको शेयर करना पड़ेगा। तो ये कुछ है की फीचर्स ऑफ इंडस वाटर है। इसके लीगल फ्रेमवर्क पे, लीगल फ्रेमवर्क ऐसे बनाया गया कि ये जो ट्रीटी है ना, इसका कोई भी एग्जिट पॉलिसी नहीं है। मतलब ऐसा कि यहाँ पे दोनों ही जो कंट्री है एक अकेले टर्मिनेट इसको नहीं कर सकते। अगर टर्मिनेट कर दिया तो मतलब इसका फर्दर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म जो है
वो बंद हो जाएंगे। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म में 3 अलग अलग लेवल बताए गए, इसके थ्रू डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाएगा। पीसफुल मैकेनिज्म नहीं रहेंगे एनफोर्समेंट के लिए। मतलब मान लो अगर कोई भी एक कंट्री ये ट्रीटी से बाहर हो जाए, इसका जो पूरा लीगल फ्रेमवर्क है वो खराब हो जाएंगे एंड इसका फार कोई भी पॉइंट नहीं रहेगा कि इसमें फिर से शुरू किया जाए। तो ऐसे करके कुछ लीगल फ्रेमवर्क सेट किया गया। इंडिया में डिफरेंट टाइम में डिफरेंट एक्शंस लिया है एंड इंडिया बार बार वार्निंग भी देता गया कि हम लोग इसको बंद करेंगे, या फिर इंडिया जैसे परमानेंट इंडस कमीशन के कभी कभी मीटिंग्स को भी कॉल ऑफ किए हैं, पर आज तक कभी भी ये ट्रीटी को पूरी तरीके से सस्पेंड नहीं किया गया इंडिया के द्वारा। और आज 2025 में ये ट्रीटी ऑलरेडी सस्पेंड हो चुका है, इंडिया ने इसको सस्पेंड किया है। तो हम लोग अभी देखेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी साइन होने के बाद कौन सा डिस्प्यूट फेस करना पड़ा। तो 2013 में इंडिया के ये किशन गंगा डैम को लेकर पाकिस्तान एक सवाल खड़ा करता है एंड कहते हैं कि इसमें एक मिनिमम फ्लो आपको रखना होगा। किशन गंगा जो कि झीलम के एक ट्रिब्यूटरी है, इसके ऊपर एक डैम है इंडिया के साइड में, डैम को लेकर पहली बार 2013 में डिस्प्यूट खड़ा किया था। अच्छा, 2016 में हुआ उरी अटैक। उरी अटैक के बाद इसको, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इसको पहली बार जो वॉरफेयर है इसके साथ जोड़ा गया एंड पीएम मोदी ने कहा ब्लड एंड वाटर वोंट फ्लो टुगेदर। इसको लेकर आप कह सकते हो एक वार्निंग पाकिस्तान को दिया गया था। देन फर्दर 2017 में ये किशन गंगा डैम एंड रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि किशन गंगा डैम एंड रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर फिर से पाकिस्तान ऑब्जेक्शन खड़ा किया। देन 2019 में हुआ पुलवामा अटैक एंड पुलवामा अटैक के बाद इंडिया ने स्टेप लिया कि जो ईस्टर्न साइड के रिवर है इसका पूरा वाटर इंडिया पूरे तरीके से यूटिलाइज करेंगे। एंड फिर 2022 में वर्ल्ड बैंक ये सारे जो डैम्स को लेकर डिस्प्यूट हो रहा था, ये सारे डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए एक न्यूट्रल एक्सपर्टाइज को बुलाया। फिर उसके बाद 2023 में एक बायलैटरल मॉडिफिकेशन करने के लिए इंडिया रिक्वेस्ट किया, पर पाकिस्तान इसको रिफ्यूज कर दिया। देन 2024 में इंडिया परमानेंट इंडस कमीशन के सारे जो मीटिंग्स है इसको कॉल ऑफ करते हैं एंड लास्ट 2025 के अप्रैल में पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ये ट्रीटी को सस्पेंड कर देते हैं, जिसका फर्दर इम्प्लीकेशन बाकी सारे जगह पर पड़ेंगे। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो इंडस वाटर एंड इंडस एंड बाकी सारे रिवर है, इसके ऊपर इंडिया का अभी कौन सा डैम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसके बारे में मैं बार बार बता रही थी, ये किशन गंगा डैम, ये झीलम रिवर के एक ट्रिब्यूटरी किशन गंगा के ऊपर है। देन उसके बाद यही यहाँ पर सबसे ज्यादा जिस रिवर के ऊपर डैम है वो है चेनाब रिवर के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हो, ये चेनाब के ऊपर ये पकलदुल डैम, कीरू प्रोजेक्ट, रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, लोअर कलानी डैम, देन उसके बाद बगलिया डैम, सलाल डैम, ये सारे डैम है कहाँ पर, ये चेनाब रिवर के ऊपर। इसके अलावा जैसे झीलम रिवर के ऊपर और दो डैम है, उरी 1 एंड उरी 2। फिर उसके बाद इंडस के ऊपर दोमकार डैम है, और बाकी ये जो दो डैम है ये आज के लिए हमारी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सतलज रिवर के ऊपर है एंड ब्यास रिवर के ऊपर है। ठीक है, हम लोग आज सिर्फ वेस्टर्न रिवर को लेकर ज्यादा चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो सारे डैम हैं, ये सारे डैम इंडस रिवर का, ये वेस्टर्न रिवर्स का कितना ज्यादा वाटर को पूरी तरीके से स्टोर कर सकते हैं। तो ये करंट हमारा स्टोरेज कैपेसिटी है ओनली 0.4%, सोचो आप लोग। और जो आने वाला डैम है, मतलब जो अंडर कंस्ट्रक्शन डैम्स है, उसमें स्टोरेज कैपेसिटी कितना है, सिर्फ 2%। मतलब अगर हमें पूरा वाटर को बहुत स्टोर करना है, तो फिर ये जो भाखरा डैम है, भाखरा नंगल डैम, इसके जैसा करीब करीब 22 डैम्स बनाने पड़ेंगे ये जगह पर, ताकि पूरे जो पानी है वो पानी स्टोर हम कर सके, जो कि बनाना आने वाले 10-12 साल में भी पॉसिबल नहीं है, और ये जगह पर हम इतना सारा डैम बना भी नहीं सकते हैं। अच्छा, चले आते हैं ये जो सस्पेंशन हुआ ये ट्रीटी का, इसका इम्प्लीकेशन पाकिस्तान में क्या क्या हो सकते हैं। तो देख, पाकिस्तान में सबसे पहले तो वाटर डिपेंडेंसी को लेकर एक प्रॉब्लम होगा, क्योंकि
जो इंडस रिवर सिस्टम है इसका 80% वाटर जाता है किसकी तरफ? पाकिस्तान की तरफ। और ये 80% वाटर पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज में इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए या फिर फर्दर यूजेस के लिए काम में आता है। देन आते हैं एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। पाकिस्तान के जीडीपी का करीब करीब 24% ये एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। एंड ये जो एग्रीकल्चर है ये 68% रूरल पॉपुलेशन को सपोर्ट करते हैं। एंड ये ओवरऑल एग्रीकल्चर का जो इरिगेशन के ऊपर डिपेंडेंसी है वो 93% है। एंड इरिगेशन इंडस बेसिन तकरीबन 154.3 मिलियन एकड़ फीट वाटर एनुअली प्रोवाइड करते हैं पाकिस्तान को, जो बहुत सारे काम के लिए यूज होता है, जैसे कि फूड सिक्योरिटी के लिए, फार्मिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। देन और क्या क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं? देखो, अब एक जगह के इरिगेशन पे इफेक्ट पड़ रहा है, इरिगेशन के साथ जुड़े हुए क्या? एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसका मतलब इसके जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चरल, अगर आपको एग्रीकल्चरल इनकम कम हो गया तो इकोनॉमी में इफेक्ट होगा, नंबर 1। एंड दूसरा, ये जब पाकिस्तान जैसे राइस हो गया, कॉटन, व्हीट, ये सारे प्रोडक्शन पाकिस्तान में अच्छा खासा होता है, पाकिस्तान इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो अब अगर एग्रीकल्चर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए फिर ये एक्सपोर्ट में भी प्रॉब्लम होगा, जो कि सीधा सीधा इकोनॉमी में इंपैक्ट करेगा। देन उसके बाद एग्जिस्टिंग वाटर क्राइसिस ऑलरेडी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर जैसे कि आप देख सकते हो कराची, लाहौर, मुल्तान, ये ऑलरेडी अपने कुछ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जैसे कि सॉइल सैलिनिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन का प्रॉब्लम हो रहा है। इसके ऊपर अगर इंडस वाटर सिस्टम से पानी जाना बंद हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। फिर उसके साथ साथ इनका अगर हम मान भी लेते हैं कि भाई पाकिस्तान जितना पानी है इसको ज्यादा से ज्यादा स्टोर करके रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, पर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आप एक साथ कितना पानी स्टोर करोगे? पाकिस्तान के पास दो बड़े बड़े रिजर्वेयर्स तो है, जैसे एक मांगला और तारवेला, ये दोनों बड़े बड़े रिजर्वेयर्स तो है, पर ये एनुअल एलोकेशन का सिर्फ 10% ही स्टोर करके रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो मतलब पाकिस्तान में वाटर को लेकर बहुत प्रॉब्लम तो होगा। अब हम देखेंगे कि इंडिया में इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं। देखो, डायरेक्टली इंडिया में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इंडिया में उल्टा क्या होगा, इंडिया में जो सारे वेस्टर्न रिवर्स है, 3 वेस्टर्न रिवर जैसे झीलम, चेनाब एंड इंडस, ये तीनों रिवर्स के ऊपर हमारा जो कंट्रोल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एक ये हुआ। अच्छा, दूसरा, हम लोग हमारे फ्लड कंट्रोल, वाटर स्टोरेज को और अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। हमें अभी पाकिस्तान के लिए जो डेटा प्रोवाइड करना है, ऐसे कुछ भी लिमिटेशंस वगैरह हमारे पास नहीं है, तो हम फर्दर इसको अपने यूज के लिए काम में लगा सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों को डेटा एक्सचेंज करने की कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं रहेगा। अभी फ्लड प्रिपेयर्डनेस के, पाकिस्तान के फ्लड प्रिपेयर्डनेस एंड ऑल, ये सब हमें कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा। एंड उसके साथ साथ हम लोग साइट विजिट के ऊपर भी सस्पेंशन लगा सकते हैं, जैसे कि हर साल या फिर कुछ टाइम में, साल के कुछ टाइम में पाकिस्तानी ऑफिशियल्स इंडस वाटर सिस्टम के साइट को अलग अलग जो डैम्स वगैरह हैं इसको विजिट करने आते थे, अब हम उसमें भी रोक टोक लगा सकते हैं। तो ओवरऑल आप कह सकते हो इंडिया में इसका बहुत बड़ा कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। पर अगर इंडिया जो एक इंटरनेशनल ट्रीटी था, इंडस वाटर ट्रीटी, इसको ब्रीच कर दिया है, इसको सस्पेंड कर दिया है, मतलब क्या है, इंडिया के जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसमें इफेक्ट पड़ सकता है, इफेक्ट पड़ेगा। ऐसे हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें इंटरनेशनली बहुत ज्यादा क्वेश्चन के आंसर देना पड़े। और कभी कभी तो ये भी कहा जा रहा है कि अगर ऐसे ही हमारे जो एक ब्रह्मपुत्र रिवर है नॉर्थ ईस्ट में, चाइना अगर वो ब्रह्मपुत्र रिवर में ऐसे रोक लगा दे एंड वाटर फ्लो होने ना दे तो भी हम प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, ऐसे कहा जा रहा है। सारे प्रॉब्लम को ना हम, आप ही बताओ, ये जो सारे प्रॉब्लम है क्या टेररिज्म जैसे बड़े प्रॉब्लम के सामने भी ये बहुत बड़ा है? ऐसा नहीं। तो इसी के साथ हम लोग ये टॉपिक आज खत्म करते हैं। होपफुली द वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू एवरीवन।